अच्छा जी, ओ लेवल फिजिक्स 5054। द चैप्टर नेम इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसको हम मोमेंट बी कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, मोमेंट अलग है, मोमेंटम अलग है। ये मोमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, द ऑब्जेक्ट विल रोटेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब आपके पास इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो समझें कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है क्या। नहीं, अभी नहीं करवाया। व्हेन अ पर्टिकुलर फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट रोटेट्स। अब ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, दोनों डायरेक्शंस ऑब्जर्व होती हैं। क्लियर? क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ तक बताइएगा बेटा, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें। थम्स अप कर दें इफ इट इज ओके। थम्स अप कर दें ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं, रुकूं नहीं। अच्छा, अब ये होता कैसे है? होता इस तरीके से, ये है पिवट, यहां से आपने फोर्स लगाई, तो ये ऑब्जेक्ट या तो ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा। फिजिकली ऊपर नीचे मूव नहीं होगा, रोटेट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये क्लियर है? अल्मास, दोबारा सुन लो। मैंने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पिवट से बंधा हुआ है। अब ना ये नीचे आएगा ना ये ऊपर जाएगा। जब आप इस जगह फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा या ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट करेगा। ये फिजिकली दरवाजा ऊपर या ऊपर नीचे नहीं होगा। क्लियर ये बात? डन। अच्छा जी, अब कुछ की पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये की पॉइंटर्स क्या हैं, गौर से समझें। नंबर वन, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पिवट। डिस्टेंस हमेशा पिवट से मेजर होगा और कहीं से नहीं मेजर करना आपने। नंबर टू, द एंगल between force and distance should be 90 degrees.
90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल की फोर्स और डिस्टेंस का एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? ये बताइए बेटा, इफ इट इज क्लियर। अच्छा, तो अब इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बनेगा एम यानी कि टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। क्लियर है ये बात? अब आते हैं एक स्पेशल कंडीशन पे, केस पे। मुझे एयर याद नहीं है इसका, अमूमन मैं क्लासेस में करवाता हूँ अपनी। अगर आपको अब तक रिवाइज कराया है ये वाला चैप्टर तो जरूर कराया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 2 न्यूटन। ठीक है जी। इसमें आपको 3 डिस्टेंसेस गिवन है। एक है आपके पास ए, एक है बी, एक है सी। अब न्यूटन पर मीटर इज इट एक्सेप्टेबल? नो। जब मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कैसे होगा? न्यूटन मीटर होगा। इसका न्यूटन, इसका मीटर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एन अपॉन एम का मतलब तो होता है डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड का तो फंक्शन ही नहीं है। अब ये है आपके पास 2 न्यूटन। ठीक है। अब ए बी आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर, ए सी आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर, और बी और सी आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहा है फाइन टर्निंग इफेक्ट। इसका टर्निंग इफेक्ट निकाल के दें आप इस ऑब्जेक्ट का। अब आपको ये पता है कि फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। फोर्स और वेट बराबर होते हैं, तो आपने फोर्स की जगह रख दिया 2, डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? मैंने आपको कहा था कि आपने ऐसा डिस्टेंस लेना है जो फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा हो। तो अब अगर मैं ए बी लेता हूं तो ये तो 180 डिग्री है, 90 तो नहीं है। अगर मैं ए सी लेता हूं तो ये तो पता नहीं क्या बनेगा, ये क्या है क्या, ये तो अजीब सी कोई चीज बन जाएगी। तो आप लोगे बी और सी, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो आपके पास क्या आया? 2 × 0.3 इज 0.6 न्यूटन मीटर। क्या ये बात समझ में आती है जी? क्या यहां तक बात समझ में आती है? जोहेर दोबारा सुन ले। भाई फोर्स कितनी थी? 2 न्यूटन। ये रहा 2, फोर्स के नीचे लिखा हुआ है।
अब आपके पास तीन डिस्टेंसेस से ए बी सी, इसमें से आपने डिस्टेंस वो लेना था जो इसके साथ 90 डिग्री बनाए। तो अब आपने कहा अगर आप ए बी लेते तो ये तो 180 डिग्री बना रहा है, और अगर आप ए सी लेते तो वो कोई अलग ही वैल्यू थी। तो अब आप बी और सी लेंगे जो कि आपके पास 90 डिग्री बना रहा होगा। क्या अब बात समझ में आती है सुहेर? अच्छा जी। अब आते हैं आगे। अगला है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसके ऊपर स्टार बना लेंगे, पेपर में लिखने को आता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एट इक्विलिब्रियम, जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, द टोटल सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is going to be equal with जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। क्या ये बात समझ में आती है? तो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ने स्टेबल होना है तो आपके पास जो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कैसे। एक मेरे पास प्लैंक ऑफ वुड है, इसमें बिल्कुल सेंटर में पिवट लगा हुआ है। अब मैं यहां से एक फोर्स लगाता हूं F1। मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस कहां से लेते हैं? हमेशा पिवट से। तो ये होगा डिस्टेंस 1। कोई मसला? अब जब ये फोर्स लगेगी तो ये वाला जो प्लैंक है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे ही होगा। अब आपको इसको रीबैलेंस करना है। तो रीबैलेंस करने के लिए आपको यहाँ एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिसमें ये नीचे की तरफ आए और बैलेंस हो। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए इफ इट इज क्लियर। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी। अब ये हो गया आपके पास क्लॉकवाइज। और अगर आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा D2। डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सिर्फ पिवट से। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बनता है, जो लॉ के हिसाब से, वो क्या कहता है? ये है समेशन का साइन
इसको क्या कहते थे यार, बुढ़िया में, एडिशन का सिंबल है ये, जहन में नहीं आ रहा। समेशन ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज, यानी जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो सब बराबर होंगे समेशन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आती है? अब आपके पास अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो वो क्या था, F1 मल्टीप्लाई बाय D1, ये ऐसे ले जा रहा था ना इस तरह। और टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आपके पास ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस विल गिव यू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ क्लॉकवाइज। तो F1 मल्टीप्लाई बाय D1 ये बराबर होगा F2 मल्टीप्लाई बाय D2। इसको कॉपी कर लें जी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या समझ में नहीं आ रहा अलमास? दोबारा सुन लो बेटा। देखो यार, सीधा सीधा एक रॉड है, एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लैंक ऑफ वुड है, एक पेंसिल है, उसको आपने बीच से पकड़ लिया, सेंटर से। अब आप इस जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, पिवटेड है वो, एक जगह से लॉक है, तो क्या होगा, वो इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, नॉट, रुक जाओ वाली। अगर वो बचपन में सी सॉ वाली एग्जांपल देखें आप, तो उसमें क्या होता था, एक बच्चा इधर बैठता था, वो सी सॉ ऐसे हो जाता था, दूसरा बैठता था, वो ऊपर नीचे मूव होना शुरू हो जाया करता था। तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की उससे अच्छी एग्जांपल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है सी सॉ से अलावा। तो आपके पास क्या होगा कि भाई ये ऐसे रोटेट कर गया, ये क्लॉकवाइज होगा। अब आपको यहाँ एक फोर्स लगानी है ताकि ये थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज आए और अपना बैलेंस दोबारा अचीव कर ले। क्या ये बात समझ में आती है? अब अलमास एंड ये जो दूसरे साहब हैं, क्या ये क्लियर है? अपना नाम लिखे बेटा पहले। अपना नाम एंड सेंटर, रयान फ्रॉम क्रेडो टैक। अच्छा, अब आते हैं मल्टीपल फोर्सेस पे। मल्टीपल फोर्सेस क्या होती है बेटा? एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, एक ही साइड पे दो फोर्सेस लग गई। ये आ गया आपके पास F1, ये आ गया आपके पास F2। ये हो गया डिस्टेंस 1, ये हो गया आपके पास डिस्टेंस 2। अब देखो ना, मैंने एक डिस्टेंस निकालने के लिए कोई माइनस किया ना कोई प्लस किया, कोई माइनस प्लस नहीं हुआ, अलग अलग डिस्टेंसेस कैलकुलेट हुए। तो ये याद रखिएगा कि डिस्टेंसेस कैलकुलेशन में ना कोई माइनस होता है ना कोई प्लस होता है। यहां लगेगी F3। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों का नेट इफेक्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और इस एक को इसको रीबैलेंस करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें इफ इट इज क्लियर। अब अगर समेशन ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या कहेंगे भाई, F1 मल्टीप्लाई बाय D1, ये वाला आ गया।
अब क्या सिर्फ एक ही है जो ई एडिशन है ना बेटा, समेशन मैथ्स में यूज करते हैं। अब एक फोर्स से क्लॉकवाइज घुमा रही है, नहीं एक और फोर्स है, तो प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू, अब एंटी क्लॉकवाइज में एक ही है, तो F3 मल्टीप्लाई बाय D3। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, कॉपी करें। बताएं। जी बेटा, यहां तक क्लियर है? ऑल स्टूडेंट्स फाइनली थम्स अप करें ताकि मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं। जी बेटा, इसके बाद एक की पॉइंटर और है। वो की पॉइंटर क्या है? कि ये पिवट है। नहीं बेटा, एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, इसका टर्निंग इफेक्ट पे क्या फर्क होगा? तो याद रखिएगा, पिवट से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। तो आपके पास क्या कह रहा है, द हायर द डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द पिवट। क्लास में वजाम फ्री होकर क्वेश्चन का आंसर भेजता हूं। पिवट, द ग्रेटर द टर्निंग इफेक्ट, क्लियर जी? अब आते हैं जी क्वेश्चंस पे। अच्छा जी, ये आ गया एक सवाल। अच्छा जी, आप वो क्या कह रहा है आपसे, ये देखें, मोमेंट का मतलब क्या है? टेढ़ा है, गौर से देखो, यानी यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ आप अपनी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अच्छा जी, आप अगर सिर्फ डिस्टेंस लिख देते हैं, रॉन्ग, जीरो। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, रॉन्ग।
आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन नहीं बनाइएगा, मैं साइन बना रहा हूं, आप पूरी वर्किंग करेंगे। अब वो आपसे क्या कह रहा है, ए आपका पिवट है, ये रहा ए, ये हो गया पिवट। सारे डिस्टेंस कहां से लेके जाएंगे जी, अब ए से लिए जाएंगे सारे डिस्टेंस, ठीक है जी। अब वो आपसे कह रहा है टी निकाल के दो। मैंने आपको क्या बताया था कि इनके दरमियान हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक फोर्स आपकी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही होगी, एक फोर्स आपकी क्लॉकवाइज जा रही होगी, ऐसा ही है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। अब 2000, अब 2000 के साथ यहां से 90 डिग्री कौन सा एंगल बना रहा होगा, 2। अब ये टी और टी के साथ 90 डिग्री क्या बना रहा है बेटा, 8। क्या ये बात समझ में आई? सब बताएं, थम्स अप करें इफ इट इज क्लियर। तो बेटी का आंसर बताओ ना भाई, मेरे पास कैलकुलेटर थोड़ी है। डन जी। टी आ रहा है 500। अब वो क्या कह रहे हैं, द फोर्स टी एंड द फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट, यानी ये वाली टेंशन और जो रोप की वजह से फोर्स आ रही है, न्यूटन का थर्ड लॉ से रिलेट करते हैं। दोबारा कर दें शिफा, दोबारा सुन लें। देखो सबसे पहले याद रखना, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान 90 डिग्री होना मस्ट है। तो अब एक फोर्स है 2000, उसने आपको बता दिया पिवट क्या है, ए। सारे डिस्टेंस कहां से लिए जाएंगे, ए से लिए जाएंगे। तो आपने कहा मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ये 2000 इसको नीचे ला रहा होगा, ये टी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय ए से डिस्टेंस लेना है कि जो इस 2000 के साथ 90 डिग्री बना है, वो क्या है, 2। अब ये टी ये निकालना था इनटू, अब ऐसा डिस्टेंस ए से जो 90 डिग्री बना रहा हो वो क्या है जी, 8। तो टी आया आपके पास 500 न्यूटन। क्लियर शिफा? न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे रिलेट हो रहा है, टी एंड फोर्स exerted by the man will be equal in magnitude but opposite in direction। सर फाद ये कैसे पता लगा कि ये दोनों बराबर होंगी? तो ये रहा आपका जवाब। क्या मतलब हुआ कि ये 2000 न्यूटन इसको नीचे गिरा रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है और ये जो टेंशन है, ये दोनों इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से जो टेंशन आ रही है और हाथ से जो फोर्स आ रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी लेकिन इक्वल होंगे। पेवेट में 500 न्यूटन कैसे शो, पेवेट में थोड़ी शो करना है, आंसर निकालना है, ये 500 न्यूटन है।
जब ये 500 होगा तो ये टर्निंग इफेक्ट और ये टर्निंग इफेक्ट बराबर होंगे, ये लिखना था। आगे चलें जी। ये देख लो आंसर, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, अजीब। एक मिनट रुको यार, पता नहीं किस जमाने में सॉल्व कर दिए, सारे नजर आ जाते हैं आंसर, तो बच्चा क्या पढ़ेगा। बैठाता हूँ इनको। हाँ जी, ये खुद से ट्राई करें। डन। अच्छा जी, 430 आपने कहा, कैसे जी? डिस्टेंस कहां से लेते हैं? पिवट से लेते हैं। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। एक का 550 है, तो आपने कहा F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। 550 मल्टीप्लाई बाय 0.86। अच्छा एक बात और यार याद आई, ये तो बड़े हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये 1.1 सेंटीमीटर होता एग्जाम्पल, तो आप क्या करते? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि गोरा इतना आसान पेपर तो नहीं देगा आपको, ये पता नहीं कैसे आगे सारी इतनी कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा। इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 430 न्यूटन। हाँ डायरेक्ट वाली कन्वर्ट करो या डायरेक्ट प्रीफिक्स यूज कर लो, वो मसला नहीं है। डन। क्लियर जी? दोबारा सुन लें भाई, देखो आपके पास एक टर्निंग इफेक्ट ऐसे है, एक टर्निंग इफेक्ट ऐसे है, तो आपको क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करना था। तो आपने क्या करा? F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। तो आपके पास F2 क्या था? वेट आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे खींचता हूं, मैं ये कहता हूं आपसे, मुझे इस बंदे का मास चाहिए। इसी सवाल में चेंज कर रहा हूं मैं आगे, ये तो हलवा हो गया ना बहुत ज्यादा। मास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले वेट निकालूंगा और फिर उसको इक्वेट करूंगा W इज इक्वल टू M इंटू जी से। अब अगर G की वैल्यू कहीं लिखी हुई है 10, तो मैं 10 यूज करूंगा, अदरवाइज G की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? 9.81। तो मैं 430 इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय 9.81 करूंगा। तो M इज इक्वल टू 430 डिवाइडेड बाय 9.81, ये इसका मास आ जाएगा। अगर मुझसे पूछा गया हो तो रया 9.81 नॉट 9.1। ठीक है, क्लियर जी? थम्स अप करें बेटे, क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे? द गर्ल एंड हर ब्रदर स्लाइड्स इक्वल डिस्टेंसेस along the seesaw away from each other। ये भी पीछे हटे भैया, ये भी पीछे हट गई। डिस्टेंस क्या हो गया? 1.1 से बढ़ गया, यहाँ 0.86 से बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा जी, अच्छा ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं थे ना, इनकी फोर्सेस इक्वल थी, तो टर्निंग इफेक्ट बराबर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? 3 नंबर का सवाल। सबसे पहले आप बताएंगे डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से टर्निंग इफेक्ट चेंज हुआ।
टर्निंग इफेक्ट नहीं होने की वजह से सी सॉ विल बी इम्बैलेंस, यानी कि दोबारा से बैलेंस आउट हो जाएगा। ये लिखना है इंग्लिश में। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ भाई। बैलेंस आउट इसलिए होगा रयान कि देखो ये है 430 न्यूटन और ये 1.1, तो ये अलग टर्निंग इफेक्ट है, ये मिटाऊंगा। और ये है 550 इंटू 0.86, ये अलग है। फोर्स नहीं होगी तो क्यों नहीं है फोर्स, वो दोनों बैठे हुए हैं बहन, हटे थोड़ी हैं। तो ये 430 न्यूटन और ये 550 अपनी जगह है। ये डिस्टेंस बढ़ा है, 1.1 से बढ़ गया, 0.86 से बढ़ गया, तो बैलेंस तो आउट होगा ना। हाँ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन फोर्स बराबर नहीं है ना, ना डिस्टेंस बराबर है। अगर ये होता 0.5 तो मैं कह सकता था कि हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड चेंज आया होगा टर्निंग इफेक्ट में। क्लियर ये बात? सही है। ये देखो जो मैं कह रहा हूं, मोमेंट इंक्रीज हुआ, गर्ल की साइड पे टिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है ना, 550, ये 430 न्यूटन आया आपके पास। बात समझ में आई? यही तो मैं बोल रहा हूं कि बैलेंस आउट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? रयान एंड अदर्स, क्यों नहीं है क्लियर? आप क्रेडो स्कूल से हैं रयान साहब? हाँ कल इस पर बात करते हैं सुबह में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला करके दें। जोहेर क्या क्लियर नहीं है बताओ? पिछला क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। देखो डिस्टेंस कहां से लेना है, हमेशा पिवट से। ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 40। अब ये बताओ इक्वेट कैसे करोगे? क्लॉकवाइज कौन से और एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं? गुड। तो F1 मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू F3 मल्टीप्लाई बाय D3। तो आपके पास न्यूटन में चाहिए तो सेंटीमीटर्स कन्वर्ट कर लें। तो आपके पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 एक्सपोनेंट -2 इज इक्वल टू U इंटू 40 एक्सपोनेंट -2। U की वैल्यू आएगी C 2.5। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई है बेटा? अलमास से लेके नीचे कौन है आखिर में? जोहेर तक। वानिया, फरियाल चली गई है। सामिया, सामिया आप कौन से स्कूल से हैं बेटा?
फातिमा हैदर, क्लियर है? कन्वर्ट करने के लिए ना। अयान जयान तुम्हारे साथ बैठा हुआ है? शेफा कन्वर्ट करा है ना सेंटीमीटर टू मीटर। किधर है? इसको बुलाओ। सवाल पढ़े जी। अच्छा अच्छा। ईशल मुझे पानी पिला दो बेटा। कोई सा भी दे दो बेटा। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन पढ़े। एक प्रिज्म से दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। एक वेट है जो है 0.39 न्यूटन। ठीक है। अब वो पूछा गया है कि जब 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है जी। वो कह रहा है वेट ऑफ द ऑयल इन द सिलेंडर निकालो। सही है। वो कह रहा है कि जब 60 सेंटीमीटर क्यूब आपने डाला, ऑयल डाला, तो वो बैलेंस हो गया। तो अब आपको पता है मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा? ये ऐसे लेके जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नीचे ला रहा होगा, ऐसे ही है। तो आपके पास क्या होगा? u मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये 50 है, ये 80 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 5 3 8 30, एक्सपोनेंट -2। अब ये डिस्टेंस कितना है? 10, ये 50, यानी कि 40। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? कि ये वैल्यूज कैसे ली है मैंने? अयान, इधर देखो। ये 10 है ना, ये 50 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 50 - 10। हाँ जोहेर लेंगे। अगर यहाँ पर बाकी वैल्यूज देखो, न्यूटन है, मीटर है, किलोग्राम है, तो सेंटीमीटर तो कन्वर्ट होगा ना। दोबारा सुन लें। ये पिवट है आपके पास, ये 0.39 है। 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 50 - 10, दैट इज 40। ये लिखा हुआ। ये है 80, ये है 50, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आया। अब क्लियर है? तो आपने यू की फोर्स निकालनी है, तो क्या आ रहा है आंसर, बताएं जरा। नेहाल। अमन। आमना। आंसर बताओ बेटा। आंसर बताएं कोई।
0.52। मुझे वैल्यू नहीं पता है, मैं तुम लोगों के वैल्यू देख के चल रहा हूं। ये लेक्चर अपलोड होना है, बाद में फिर लोग जलील करते हैं कि भाई आपने देखा नहीं आंसर, बच्चा गलत बता रहा था। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप ही लोग देखिएगा। इतना 11 में आ गए हो, कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, मास ऑफ द ऑयल निकालो। अभी अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर आपके पास फोर्स आ जाए तो मास कैसे निकालेंगे। वेट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय जी। अब देखो यहां उसने जी की वैल्यू आपको बता दी, तो आपने क्या करा, 0.52 इज इक्वल टू मास इंटू 10। मास इज इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.052 किलोग्राम्स। क्या ये बात समझ में आई? ये लो बहन। डन। नहीं ना यान, ये देखो ना उसने वैल्यू दे दी ना बेटा। एग्जामिनर को गलत थोड़ी साबित कर सकते हैं, गोरा इज ऑलवेज राइट। ठीक है, आप गोरे का सवाल थोड़ी चेंज कर सकते हो। हाँ, नहीं लिखा हो तो आप लिखेंगे। अब डेंसिटी निकालो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसने वॉल्यूम क्या बताया था कि जब 60 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाला, ऑयल डाला, तो ये बैलेंस हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 60, 0.052/60। कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में? जल्दी से करें, आंसर बताएं। आंसर्स वेरीफाई कर लें, सामने देखें अपने। अलमास आपका ये वाला आंसर आया है, विच इज ओके, विच इज राइट। ठीक है जी, आगे बढ़े। आज यहीं तक रखते हैं। हाँ सही है जोहेर, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।